देव जी, भाटी जी, विजय त्रिवेदी जी, रत्नाकर जी, राहुल देव जी। ऐश्वर्या जी रिकॉर्ड कर लीजिए। नहीं सर, बोलने से पहले पीसीआर को बोल दिया था मैंने, आज शर्मा नहीं है लेकिन अनिल है, उसको मैंने बोल दिया था रिकॉर्ड कर लेना। रिजल्ट पे आने के बाद शिवम त्यागी को स्टूडियो में बुला के करूंगा सर, टेंशन नहीं लेना। राहुल देव जी सर, योर रिएक्शन ऑन दिस। बिल्कुल, वो राहुल देव जी, व्हाट्स योर एनालिसिस? ये जो 10 सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं, इसमें कुछ गलती तो नहीं, बट इज इट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शन सर? राहुल देव जी। ऐश्वर्या जी, सर बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता देंगे। मुझे या पत्रकारों को, किसी पत्रकार को उनका सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, जवाब देने की। हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत रोचक चुनाव होगा और देश के लिए निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जहां तक 370 और 35A का सवाल है, उनको हटाने से पहले ही ये बात सब जानते हैं कि लगभग 90% उसके जो मूल प्रावधान थे वो हटाए जा चुके थे, और हर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से लेकर बाकी क्षेत्रों में भी भारत का संविधान ही वहां पर लागू हो रहा था। पिछले कई दशकों से धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहा है। तो आज 1953 की बात करना या जो मूल प्रावधान थे 370 के, उनकी बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, अनैतिहासिक बात है। क्योंकि वो जब ये हटा है तब वो प्रावधान थे ही नहीं ऑपरेशनल, वो हटाए जा चुके थे, बदले जा चुके थे। तो सवाल ये नहीं है कि अब ये उनको तय करना है कि घाटी और जम्मू के लोगों को अपने वोट से ये तय करना है कि वो इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं। 370 के बारे में मेरी अपनी निजी राय है कि एक अध्याय जो खत्म हो गया एक बार, उसको दोबारा शुरू करना और दोबारा उसको जीवित करना एक नए विवाद को जन्म देना है। तो अब इतिहास हमें आगे ले जाने को बाध्य कर रहा है। तो जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे मिलकर और सारी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे ले जाने की बात करनी है। तो उसमें हर बार अतीत पर जाने से कोई ज्यादा लाभ किसी को होता नहीं है, सिवाय एक भावनात्मक अपील के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि बहुत पुराने हमारे मित्र, परम मित्र सुशील पंडित ने, सुशील जी को लाइए प्लीज, बहुत सारी बातें की। वो तो उस्ताद हैं जम्मू कश्मीर के, मैं तो कुछ भी नहीं उनके बराबर जानता। लेकिन मेरी अपनी एक मोटी समझ ये है कि जो हो गया, मैं जैसे मैंने कहा 53 में क्या था, किसने क्या चीजें दी थी, किसने अपने दस्तावेजों में क्या था, उसको छोड़कर अभी ये जो सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टोज में जो घोषणाएं करें, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़े अभी कि किसने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है, शायद अभी नहीं हुए हैं। वो जब होंगे तब हमें पता चलेगा कि उनका इन सारे सवालों पर स्टैंड क्या है। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कही हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी और वो लोग जवाब देंगे। लेकिन मैंने मोटी बात यह है कि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। ब्रीफली सुशील पंडित जी इस पे इंटरेक्ट करें, मैं फिर आ रहा हूं रत्नाकर जी। सुशील जी, योर ब्रीफ कमेंट। शिवम जी आ रहा हूं जी। राहुल देव जी प्रणाम। आपसे मैं कमोबेश सहमत हूं, लेकिन 370 की बहुत सी शर्तें लागू नहीं होती थीं, लेकिन बहुत सी अहम बातें अब भी थीं। जैसे भारत की संसद का हस्तक्षेप नहीं था, जम्मू कश्मीर में कानून नहीं बना सकती थी भारत की संसद। कश्मीर का एक अपना संविधान था जो भारत के संविधान से भिन्न था। उसमें माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का तसव्वुर नहीं था, उसमें रिजर्वेशंस नहीं थी, उसमें असेंबली की मियाद 6 साल थी, उसमें परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी, वहां की अपनी नागरिकता परिभाषित अभी भी होती थी, स्टेट सब्जेक्ट्स अभी भी थे। ये बहुत मोटे और बड़े प्रावधान थे जो पृथकतावाद को खाद पानी देते थे। और आज भी वहां की जो 2 प्रिंसिपल मेन स्ट्रीम पार्टीज जिनको हम कहते हैं पीडीपी, उनका होम रूल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, घिन आती है उसको पढ़कर। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, प्री 53 ऑटोनॉमी, जबकि शेख अब्दुल्ला ने 1980 में देवीदास ठाकुर कमेटी बनाई थी। उसको यह कहा गया था कि आप देखें कि 370 में से जो डाइल्यूशंस हुए हैं अब तक,
क्या वो स्टेट के लिए, राज्य के लिए सही हैं, मुफीद हैं, लाभदायक हैं, या हमें उसमें से कुछ बदलने का आग्रह करना चाहिए? देवीदास ठाकुर कमेटी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उससे पहले जज रह चुके थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये सारे परिवर्तन हमें एक्सेप्टेबल हैं, हमें स्वीकार हैं और ये प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक हैं। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्हीं शेख अब्दुल्ला ने देवीदास ठाकुर कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, 370 में आए परिवर्तनों को एक्सेप्ट किया। लेकिन विजय जी, आ रहा हूं सर। तीसरी पीढ़ी कह रही है कि हमें 1953 से पीछे लौटना है। वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें 1953 से पीछे लौटना है, जबकि शेख अब्दुल्ला ने देवीदास ठाकुर कमेटी की रिपोर्ट को पूरा 100% एक्सेप्ट किया, जिन्होंने कहा कि सारे परिवर्तन मान्य हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इतिहास में पीछे लौटकर नहीं जाना है, यह बेतुकी बात है। लेकिन चुनाव लड़ने पर ये जो पार्टियां आमादा हैं और मैनिफेस्टोज लेके आई हैं, ये कितना बेतुका घोषणा पत्र है, ये देश को रसातल में ले जाने वाला है। और ऐसी पार्टियों के साथ चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन महापाप हैं, महापाप पहले हो चुके हैं, आगे ना हो, इसी की कामना है। उस पे तो मैंने ऑन रिकॉर्ड ले लिया शिवम त्यागी को। शिवम जी आ रहा, राहुल देव जी वांट्स टू मेक अ क्विक पॉइंट। रत्नाकर जी पूछना है आपसे मुझे जी, क्विक पॉइंट सर। भाटी जी आ रहा हूं। मुझे सुशील की बात पर सिर्फ दो बातें कहनी है कि क्या ये सारे प्रावधान 1953 की स्थिति के बारे में बीजेपी को पता नहीं था जब बीजेपी ने समझौता किया था पीडीपी से? क्या ये उसके बाद अचानक प्रकट हुए हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? पहली बात। दूसरी बात कि 370 और 35A पर जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ चुका है, तो ये कोई भी कहे कि अब वापस उसको, उस फैसले को उलटकर फिर से उस पर पिछली स्थिति में जाया जा सकता है, ये बात ही अजीब है अपने आप में। एक अंतिम कानूनी बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ये कह दी गई है, उस पर फैसला आ चुका है। अब इन बातों से क्या मतलब है? सर मतलब ये है कि राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है बीजेपी कोई समोसा या चाय की दुकान थोड़ी चला रही है? राजनीति करनी है विजय जी, नहीं समझिए, राजनीति करनी है, एक्सपोज करना है। सर देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन भाटी जी से अगर पूछ लूं मैं कि भाटी जी बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि एक अलग झंडा होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? रत्नाकर जी से पूछ लूं राहुल गांधी क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे वो? नहीं, एक देश एक झंडा। तो फिर आप अलायंस कैसे कर रहे हैं? जो सवाल बीजेपी के ऊपर है कि आप अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस के ऊपर भी तो है। क्यों रत्नाकर जी? देश एक झंडा एक, कश्मीर की ऑटोनॉमी पे क्या स्टैंड है आपका? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? 35 से 370 वापस लाना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि ओमर अब्दुल्ला इज क्लियर। देखिए, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कम से कम क्लियर तो हैं, साफ तो हैं सुशील पंडित जी कि हाँ वी स्टैंड फॉर दिस। आप तो ना इधर है ना उधर है, बताइए तो क्लियर कीजिए। विजय जी, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। ऐश्वर्य जी, आपने बहुत मौजूद बात कही है, एक्सपोज करना है और एक्सपोज होना है। अच्छा, होना भी है क्या? हाँ, नायडू जी कहते हैं कि 4% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और पूरे देश में अमित शाह उसी समय मुसलमानों के आरक्षण को गरियाते फिरते हैं, और उन्हीं के साथ आंध्र में समझौता करते हैं, तेलंगाना में समझौता करते हैं। बीजेपी अभी तक 2 बार या 3 बार कह लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीच में मत बोलिएगा, और पीडीपी से सहूलियत की शादी कर चुकी है। जब मन में आया शादी की, जब मन में आया तलाक हो गया। राहुल देव जी ने बड़ी सही बात पूछी कि भाई 53 में जब चीजें समाप्त हो गई, तो ये जब शादियां हो रही थी राजनीतिक, तब क्या बीजेपी को ये बात नहीं पता था? और आप भी बड़े मासूम है, बहुत भोले हैं। कितनी ताकत से आपने कहा, बीजेपी ने ऑफिशियली कहा हम समझौता नहीं करेंगे। इस मासूमियत पे वारी जाऊं ऐश्वर्य जी। अच्छा, अमित शाह ने कहा कि बिहार के लोगों, जो लोग कहते हैं मान लो सुन लो, नीतीश बाबू, वल्लभ बाबू, बीजेपी के पूरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगले दिन समझौता कर लिए। जिस दिन प्रधानमंत्री को अजित पवार को चोर बोला, कहा कभी नहीं लूंगा, अगले दिन समझौता कर लिए। नवीन जिंदल परेड ये देखिए, ये है जो मजनू बीजेपी वाले जो हैं, इन्हें क्या मैं समझू, रोज हो जाते हैं किसी ना किसी पे फिदा। आज इनके पीछे, कल उनके पीछे, क्या ठिकाना कि कब हो जाए लाभ। आप भी बीजेपी को सीरियसली लेते हैं। शिवम त्यागी, अमित शाह जैसे भाटी जी आ रहा हूं।
देते हैं। ओके, पॉइंट टेकन आप भाई शिवम